भारत में आज एक नाम ऐसा है जो लगभग हर सेक्टर में अपनी गहरी पैठ बना चुका है, अडानी। आज के इस विश्लेषण में हम इसी विशाल साम्राज्य की बुनियाद और इसके कामकाज के तरीके को डीकोड करने वाले हैं। देखा जाए तो यह सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे ढांचे को समझने की कोशिश है जिसने व्यापार की दुनिया में अपनी एक बिल्कुल अलग ही जगह बना ली है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इस पूरी कहानी के बीच सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि इतना अथाह पैसा आखिर आता कहां से है। जाहिर सी बात है, किसी भी इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसों का लगातार आते रहना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि वो कौन से प्रमुख स्रोत हैं जहां से इतनी असीमित संपत्ति जनरेट होती है। अगर शुरुआत से देखें तो गौतम अडानी का सफर दो बिल्कुल अलग अलग छोरों की कहानी लगता है। एक तरफ वो छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी जहां से सफर की शुरुआत हुई थी, और दूसरी तरफ आज का ये विशाल साम्राज्य जो देश की अर्थव्यवस्था के कई अहम हिस्सों को कंट्रोल करता है। और सच कहें तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति का नतीजा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन 6 रेवेन्यू पिलर्स की, यानी वो विशिष्ट सेक्टर जो इस पूरे साम्राज्य का राजस्व बढ़ाते हैं। ये पूरा बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से 6 स्तंभों पर टिका है। पहला है पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक भारी हिस्सा गुजरता है और मोटा रेवेन्यू लाता है। दूसरा, एनर्जी। कोयले से लेकर सोलर ऊर्जा तक अडानी पावर और ग्रीन एनर्जी निरंतर आय सुनिश्चित करते हैं। तीसरा पिलर है गैस और डिस्ट्रीब्यूशन। अडानी टोटल गैस जो घर घर गैस सप्लाई करती है, ये लंबी अवधि की एक पक्की कमाई का जरिया है। चौथा, एयरपोर्ट्स। मुंबई सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स इनके नियंत्रण में हैं, मतलब जितनी उड़ानें उतनी आय। पांचवा है माइनिंग ऑपरेशंस, जहां कोयला खनन और आयात निर्यात से विशाल धन प्रवाह होता है। और छठा पिलर है सीमेंट। अंबुजा और एसीसी के जरिए देश के कंस्ट्रक्शन बूम का सीधा फायदा इन्हें मिल रहा है। ये 6 स्तंभ मिलकर असल में एक अभेद्य आर्थिक किला तैयार करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दैनिक जीवन में इस ग्रुप की सर्वव्यापकता की ओर। आइए देखते हैं कि ये व्यवसाय रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे नियंत्रित करते हैं। असल में ये एक ऐसा चक्र बन चुका है जिस पर हमारी कई बुनियादी जरूरतें निर्भर हैं। एक बार गौर करने वाली बात यह है कि पोर्ट्स के जरिए रोजमर्रा का सामान देश में आता है, एनर्जी कंपनियों से घरों और कारखानों को बिजली मिलती है, रसोई तक सीधे गैस पहुंचती है, यात्रा के लिए इन्हीं के एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है, और इमारतें बनाने के लिए जिस सीमेंट का उपयोग होता है वो भी यहीं से आता है। देखा जाए तो ये सभी चीजें इसी एक व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये सच में एक पूरा जीवन चक्र है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस एक समूह का पैमाना आधुनिक भारतीय समाज में इतना विशाल हो चुका है कि इससे अछूता रहना लगभग असंभव सा लगता है। बस एक ही ग्रुप, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं आलोचनाओं और विवादों की, खासकर राजनीतिक और पर्यावरणीय जांच के संदर्भ में। इस इतनी तेज ग्रोथ के साथ 2 बहुत बड़े विवाद भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ है राजनीतिक चिंताएं। आलोचक और विपक्ष अक्सर इस बात पर सवाल उठाते हैं कि विकास की रफ्तार इतनी तेज कैसे हुई, और क्या इसके पीछे सत्ता के साथ कोई नजदीकी है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि सरकार और कंपनी दोनों ही इन राजनीतिक आरोपों का पूरी तरह से खंडन करते हैं और इन्हें सिरे से नकारते हैं। दूसरी तरफ है पर्यावरणीय प्रभाव का मुद्दा। कई प्रोजेक्ट्स में पेड़ों की कटाई, जमीन के इस्तेमाल और प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर काफी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। पर्यावरण को लेकर हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों के बीच एक बहुत ही गंभीर दुविधा उभरकर सामने आती है। देश को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, विकास चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इस तेज औद्योगिक विकास की असली कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ रही है? ये एक ऐसा अहम सवाल है जो बार बार उठाया जा रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, भारत का विकास मॉडल और सतह के नीचे छिपा एक प्रणालीगत सवाल। कुछ आलोचकों का तर्क है कि अब यह मामला सिर्फ एक व्यापारिक समूह का नहीं रह गया, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम का उदाहरण बन चुका है। एक ऐसा ढांचा जहां ऐसा प्रतीत होता है कि पैसा, सत्ता और नीतियां ये सब एक ही दिशा में अलाइन हो गए हैं। फाइनेंस, अथॉरिटी और रेगुलेशंस सब मानो मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। तो इन सभी तथ्यों और इस पूरी व्यापारिक संरचना का विश्लेषण करने के बाद अंत में एक सबसे गहरा और विचारणीय सवाल बचता है, क्या ये वाकई आधुनिक भारत को बहुत तेजी से आगे ले जाने वाला एक अभूतपूर्व विकास मॉडल है, या फिर ये एक बेहद जोखिम भरा खेल है?